हे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। साथ ही आपको यहाँ पे देखने को मिलती है बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट 2026 की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट किया था, जैसे कि उसमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा। सेकेंड लेक्चर में हमने किंगडम मोनेरा कंप्लीट किया। थर्ड लेक्चर में किंगडम प्रोटिस्टा। और आज हमारा है फोर्थ लेक्चर, जहां पर हम किंगडम फंजाई को पढ़ने वाले हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगी। पहला, कि आपके पास जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है, 1 मिनट, आपके पास जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है उसको आप निकालिए और अपने पास एक पेन और पेंसिल रखिए, ताकि आपको मैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊं उसको आप अंडरलाइन कर सके। दूसरी बात दूसरी बात यह कि अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रही है, ठीक है, तो आप इसको 1.25x स्पीड में करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। किंगडम फंजाई। द फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये जो किंगडम फंजाई है वो एक यूनिक किंगडम है, क्योंकि इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके पहले हमने जितने भी किंगडम पढ़े हैं, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, तो उसमें आपको हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स भी देखने को मिलते थे, साथ ही ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स भी देखने को मिलते थे। तो किंगडम फंजाई यूनिक क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट। ठीक है, तो अगर आप इनकी मॉर्फोलॉजी को देखें तो वहां पे भी आपको बहुत अच्छी खासी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, तरह तरह के मॉर्फोलॉजी आपको देखने को मिलेंगी, और ये बहुत सारी जगहों पर आपको पाई जाती हैं, इसलिए इनका हैबिटाट, ठीक है, आवास जो है वो भी क्या है, डाइवर्स है। You must have seen fungi on moist bread, rotten fruits। ठीक है, तो अगर आप ब्रेड को ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, फ्रिज से बाहर, या जब भी वो एक्सपायर होता है, उसका एक्सपायरी डेट रहता है, तो उसके बाद अगर आप ब्रेड को ऐसे ही छोड़ दो तो आपको उसमें फंगस देखने को मिलेंगे। ऐसे ही जो भी फ्रूट्स हैं और जो भी सब्जियां हैं जो खराब हो जाती हैं, तो उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो आपको वहां पर फंगस देखने को मिलेंगी। ठीक है, the common mushroom you eat and toadstools are also fungi। तो जो मशरूम्स और toadstools जो हम खाते हैं वो क्या है, वो फंजाई है, जो कि एडिबल फंजाई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम हर फंगस को खा सकते हैं, कुछ ही फंगस ऐसे होते हैं जो एडिबल होते हैं जिसको हम खाते हैं, और बहुत सारे फंगस क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। White spots seen on mustard leaves are due to the parasitic fungus। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो व्हाइट स्पॉट आपको मस्टर्ड लीव्स में देखने को मिलते हैं वो किसकी वजह से होता है, पैरासिटिक फंगस की वजह से होता है। सम यूनिसेल्युलर फंजाई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिसेल्युलर फंजाई दैट इज ईस्ट। ठीक है, यूनिसेल्युलर फंजाई का यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, ईस्ट, आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। तो ईस्ट को हम फर्मेंटेशन के लिए यूज करते हैं जनरली। ठीक है, जो भी फर्मेंटेशन प्रोसेस है, और जो ब्रेड और बियर है वो किससे बनता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से होता है। ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, ईस्ट का यूज करते हैं। अदर फंजाई कॉज डिसीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया। ठीक है, तो ये जो फंजाई है वो प्लांट हो या एनिमल, दोनों में क्या करता है, डिजीज कॉज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट में आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है वीट रस्ट, और ये जो वीट रस्ट है वो कौन कॉज कर रहा है, पक्सीनिया फंजाई क्या कर रहा है, कॉज कर रहा है। ठीक है, एनिमल्स में कहाँ पे आपको फंजाई देखने को मिलेंगे, जैसे ह्यूमंस की बात करें तो वहां पे क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, और फंगल इन्फेक्शन होता है तो वहां पे बहुत ज्यादा ईचिंग होती है। ठीक है, चलिए, सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स।
कुछ फंजाई यहाँ पे क्या है, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स है, फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन से हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्ट करते हैं। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि ये जो फंजाई है वो हर जगह आपको प्रेजेंट मिलेगी, हर जगह ये आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म या ऐसी कोई चीज जो आपको हर जगह दिखती है, मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। ठीक है, तो फंजाई और कॉस्मोपॉलिटन पॉलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फंजाई करीब करीब हर जगह आपको देखने को मिलेंगी, हवा, पानी, मिट्टी, एनिमल्स के ऊपर, प्लांट्स में। ठीक है, दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म ह्यूमिड प्लेसेस। तो फंजाई आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, हमेशा वार्म जगह पर और ह्यूमिड जगहों पर। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर? तो आपने कभी ये गौर किया है कि हम अपने जो भी फूड है उसको रेफ्रिजरेट क्यों करते हैं, रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको सोचिए और कमेंट में जरूर बताइए। यस, इट इज टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू दी बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, हम फ्रिज में खाना इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारा जो फूड है वो स्पॉइल ना हो सके बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन की वजह से। और अगर हम वो जो स्पॉइल फूड है उसको हम खा लेंगे तो क्या हो जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर मैंने ये जो पूरे पैराग्राफ में जो कुछ भी लिखा है उसको यहाँ पे मैंने शॉर्ट तरीके से लिख दिया है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। जैसे किंगडम फंजाई कॉस्मोपॉलिटन होता है, आपको ये एवरीवेयर देखने को मिलेंगे। ठीक है, हर जगह। सेकेंड है हैबिटाट, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ये जो किंगडम फंजाई है वो यूनिक इसलिए क्योंकि इसमें हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स देखने को आपको मिलते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे। एडिबल कॉमन मशरूम क्या क्या है यहाँ पे, टोडस्टूल है। ठीक है, तो जो भी कॉमन मशरूम जो हम खाते हैं और टोडस्टूल खाते हैं वो क्या होती है, एडिबल होती है। पैरासिटिक फंगस, व्हाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीव्स। ठीक है, तो ये जो व्हाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीव्स में होता है वो किसकी वजह से होता है, पैरासिटिक फंगस की वजह से। यूनिसेल्युलर फंजाई का एग्जांपल है यहाँ पर ईस्ट, जो कि यहाँ पे ब्रेड और बियर बनाने में क्या होता है, यूज होता है। डिजीज की बात करें, व्हीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया, तो पक्सीनिया यहाँ पे व्हीट रस्ट कॉज करता है। और सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स इज पेनिसिलियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेल्युलर, फंजाई आर फिलामेंटस। तो यहाँ पे जो भी फंजाई हैं, अगर आप वो जो आर्य टेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जहां पर हमने पढ़ा है तो वहां पे टेबल दिया हुआ है। ठीक है, तो आप टेबल को अगर पढ़ें और उसमें उनका सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन वाले सेक्शन में जाएं तो फंजाई क्या होते हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं। फंजाई क्या होते हैं, मोस्टली मल्टी सेल्युलर होते हैं। और इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उसको हम क्या कहते हैं, लूज टिश्यू। ठीक है, इनके पास क्या होता है, लूज टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो फंजाई है वो क्या है, मल्टी सेल्युलर है। इसी को यहाँ पे और क्या बोला गया है, फिलामेंटस होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे ईस्ट। तो ईस्ट पूरे फंजाई किंगडम में ईस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या है, यूनिसेल्युलर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। और जहां पे भी बायोलॉजी में एक्सेप्शन की बात आती है तो वहां वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन पता नहीं कितने बार पूछा गया है कि ईस्ट यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है। ठीक है, चलिए, देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। तो ये जो फंजाई है तो इनकी बॉडी क्या होती है, इनकी बॉडी में लॉन्ग सिलेंडर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से। ठीक है, लॉन्ग सिलेंडर, ठीक है, ये क्या हो जाए, सिलेंडर शेप एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये तो मैंने फिर भी आपको दिखाने के लिए मोटा बना दिया, लेकिन ये बहुत ही क्या होता है, पतला होता है, बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइफी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, हाइफी। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। अब इस हाइफी को मैंने आपको दिखाने के लिए इतना मोटा बनाया होगा तो ये इस तरह से ही। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, नेटवर्क ऑफ हाइफी होता है, नेटवर्क ऑफ
हाइफी, इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, माइसीलियम। इसको हम क्या कहते हैं, माइसीलियम। ओके। तो यहाँ पे ये जो हाइफी है, जो फंगस बॉडी है उसमें एक आप कह सकते हैं लॉन्ग सिलेंडर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम हाइफी कहते हैं, और बहुत सारे हाइफी मिल करके नेटवर्क बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं, ठीक है। सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब filled with multinucleated cytoplasm. These are called phenocytic hyphae. ठीक है। तो लेट मी जस्ट इरेज दिस वन। अब यहाँ पे ये जो हाइफी है, तो हाइफी के भी यहाँ पे आप दो टाइप है कह सकते हैं, ठीक है। तो एक होता है क्या, सीनोसिटिक हाइफी। सीनोसिटिक हाइफी। ये जो सीनोसिटिक हाइफी है उसमें क्या होता है जनरली, इट्स एन कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। तो ये इस तरह से क्या होता है, कंटिन्यूअस ट्यूब होता है। अब इसमें क्या है, ये इस तरह से साइटोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट होगा और इसमें बहुत सारे क्या होंगे, न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। तो सिनोसिटिक हाइफी क्या होता है, एक मल्टी न्यूक्लिएटेड ट्यूब होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, साइनोसिटिक सिनोसिटिक हाइफी। अब एक और तरह का हाइफी होता है, वो क्या होता है, सेप्टेट। सेप्टेट हाइफी। सेप्टेट हाइफी, हाइफी का मतलब क्या है यहाँ पे, ये क्या हो गया, सब हाइफी हो गया। अब यहाँ पे ये एक न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे ये क्या हो, सेप्टा प्रेजेंट होगा, फिर ये दूसरा न्यूक्लियस, ये सेप्टेट प्रेजेंट होगा, फिर यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट होगा, फिर यहाँ पे सेप्टा। तो ये क्या हो गया, सेप्टेट हाइफी, और ये क्या हो गया, सिनोसिटिक हाइफी, जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अदर्स हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। The cell walls of fungi are composed of chitin and polysaccharides. This is very important point that fungi में cell wall present होता है, और वो जो cell wall होता है वो composed of या बना होता है chitin और polysaccharide से मिलकर, ठीक है। Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrate and hence are called saprophytes, ठीक है। तो बहुत सारे फंजाई हेटरोट्रॉफिक होते हैं, उसमें से बहुत सारे क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो भी जो डेड सब्सट्रेट है या डेड ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या करता है, उससे ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करके और न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो ये क्या हो जाता है, सेप्रोफाइट्स, ठीक है। इसको मैंने आपको बहुत बार बताया है। Next, those that depend on living plants and animals are called parasite. ठीक है। तो ऐसे फंजाई भी हैं जो क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स के या तो ऊपर रहेंगे या तो फिर इनसाइड द बॉडी, तो उनको हम क्या कहेंगे, पैरासाइट। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोट्स in association with algae as lichens and with roots of higher plants mycorrhiza, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंजाई है वो सिम्बायोन्ट्स की तरह भी क्या करते हैं, रहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है लाइकेन, तो यहाँ पे फंजाई प्लस एल्गी, तो ये दोनों क्या करते हैं, साथ साथ रहते हैं, जैसे हम साथ साथ हैं। तो लाइकेन अगर आप देखोगे तो उसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे फंजाई और अलग एल्गी दो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, ठीक है। माइकोराइजा में क्या है, फंजाई प्लस हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स के जो रूट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या आता है, माइकोराइजा। तो माइकोराइजा और लाइकेंस के बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, शायद इसी लेक्चर में ही हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप बस इतना याद रखिए कि लाइकेन और माइकोराइजा क्या होते हैं, सिम्बायोन्ट्स होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, बेनिफिट करते हैं। जैसे ये जो लाइकेन है इसमें फंजाई और एल्गी दोनों एक साथ है, और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कुछ ना कुछ चीजें देंगे, ठीक है। सेम फॉर दी फंजाई एंड हायर प्लांट, जो कि मिलकर के क्या बनाते हैं, माइकोराइजा बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैंने क्या क्या लिखा है देखते हैं। फंजाई सेल वॉल प्रेजेंट होती है, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। देखो जिसको भी मैंने रेड कलर से इस तरह से मार्क किया होता है या रेड कलर में लिखा होता है, तो वो पहले एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो उसको आप बिल्कुल से ध्यान रखा कीजिए। नेक्स्ट, फंजाई फिलामेंटस होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। एक्सेप्शन यहाँ पर है क्या, ईस्ट, जो कि यूनिसेल्यूलर होता है। यूनिसेल्यूलर का मतलब क्या है, सिंगल सेल, ठीक है। और मल्टी सेल्यूलर का मतलब क्या है, बहुत सारे सेल्स,
इस तरह से बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे। बॉडी की अगर हम बात करें तो हाइफा होता है जो कि लॉन्ग सिलेंडर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर यहाँ पे नेटवर्क ऑफ हाइफी को हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। सिनोसिटिक हाइफी की अगर हम बात करें तो एक कंटिन्यूअस ट्यूब होता है फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म जस्ट लाइक हियर। और दूसरा क्या होता है, एक सेप्टेड हाइफी। सेप्टेड हाइफी में इस तरह से क्रॉस वॉल या सेप्टा प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स। ठीक है, वेजिटेटिव मीन्स की अगर हम बात करें तो फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। Asexual reproduction is by spores called conidia or sporangiospores or zoospores. ठीक है, sexual reproduction is by oospores, ascospores and basidiospores. The various spores are produced in distinct structure called fruiting body. ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन फंजाई में तीन तरीके से होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें कितने तरह तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। पहला है फ्रेगमेंटेशन, ये जैसे फंगस की बॉडी है। ठीक है, ये इस तरह से क्या है, फंगस की बॉडी है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होता है, टूटना। तो ये वाला जो पार्ट मान लो क्या हो गया, टूट गया। अब ये जो पार्ट है वो ग्रो हो करके एक न्यू क्या करेगा, फंगस बॉडी बनाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन। फ्यूजन भी कुछ इसी तरह का होता है। फ्यूजन का मतलब भी क्या होता है, टूटना होता है। और बडिंग का मतलब क्या होता है, और स्पेशली ये जो बडिंग है वो किस में देखने को मिलता है, ईस्ट में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, ईस्ट में। जैसे मान लो ये क्या है, ईस्ट है, तो इसमें क्या होगा, बडिंग यानी बर्ड्स निकलना। तो ये इस तरह से इसमें क्या होगा, इस तरह से बडिंग होगी। अब बडिंग हो करके ये जो छोटा वाला जो पोर्शन है ये क्या हो गया, ये पेरेंट हो गया। और ये जो छोटा वाला पोर्शन है वो अपना अलग से इस तरह से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और ये क्या कर लेगा, ग्रो कर लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से बडिंग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बडिंग के द्वारा होता है। सेकेंड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, स्पोर्स के थ्रू। ठीक है, स्पोर्स के थ्रू मतलब बीजाणु आप कह सकते हैं। जैसे प्लांट्स में बीज होते हैं, वो थोड़ा सा बहुत अलग हो जाता है। लेकिन अभी आप इसको ऐसे समझिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे स्पोर्स के थ्रू होता है। यहाँ पे भी स्पोर्स बनते हैं। अब इन स्पोर्स को तीन तरीके के नाम दिए गए। ठीक है, पहला है कोनिडिया स्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर एंड जू स्पोर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी स्पोर्स हैं होते हैं, उसको उसका नाम आपको याद रखना है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सेक्सुअल स्पोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से स्पोर्स बनेंगे, ओ स्पोर, एस्को स्पोर एंड बेसिडियो स्पोर। ये जरूर से आप कहीं पर एनसीईआरटी के साइड में ही इस तरह का कॉलम बनाकर लिख लीजिए, ताकि आपको बाद में अगर आप इसको पढ़ें तो आपको कंफ्यूजन ना हो और आप फटाफट से इसको याद कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, तो ये स्पोर्स जो हैं वो एक अब किसी स्ट्रक्चर में ही तो क्या करेंगे, प्रोड्यूस होंगे। तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, मान लो ये क्या है, इस तरह से फ्रूटिंग बॉडी है। अब इसमें बहुत सारे इस तरह से स्पोर्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरह का वर्ड आता है, एक एक्सोजीनियसली और एक एंडोजीनियसली। ठीक है, तो ये जो स्पोर्स होते हैं वो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होने का मतलब है, मान लो ये क्या हो गया, ये फ्रूटिंग बॉडी है, तो उसके ऊपर ये इस तरह से क्या लगे होंगे, स्पोर्स लगे होंगे। ठीक है, और एंडोजिनसली का मतलब क्या होता है, अगर ये क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है, ये क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है, तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, स्पोर्स देखने को मिलेंगे। तो एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर। एक्सो का मतलब होता है बाहर, आउटसाइड। तो एक्सोजिनसली ये जो स्पोर्स होंगे वो ऑन द फ्रूटिंग बॉडी होंगे। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर में लगे होंगे। और एंडोजिनसली का मतलब है इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडी। तो जो भी स्पोर्स होंगे वो क्या होंगे, इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग थ्री स्टेप। तो ये जो सेक्सुअल साइकिल है उसमें थ्री स्टेप होते हैं। फर्स्ट, फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म
between two motile और non motile gametes called plasmogamy plasmogamy। ठीक है, तो पहला स्टेज यहाँ पे क्या है, प्लाज्मोगेमी। इसमें क्या होता है, टू मोटाइल, मतलब उनके मोटाइल है, इसका मतलब क्या है, वहां पे लोकोमोटरी ऑर्गन होंगे, जैसे कि फ्लैजिला। ठीक है, तो यहाँ पे टू मोटाइल, वो दोनों मोटाइल भी हो सकते हैं, एक जगह से, मोटाइल का मतलब यहाँ पे क्या है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ना मूव करना, तो ये क्या होता है, मोटाइल। नॉन मोटाइल क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या होता है, टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमिट्स क्या होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं। मान लो ये एक गैमिट है, ये दूसरा गैमिट है। ठीक है, अब इसमें ये न्यूक्लियस है और इसमें भी यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियस है, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, प्लाज्मोगैमी होगा, तो प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, जो प्लाज्मा है वो फ्यूज होगा। तो इस तरह से ये क्या होगा, प्लाज्मा, देखो ये क्या है, सेल है, तो यहाँ पे ये जो पूरा जो इस तरह से लिक्विड भरा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। और फिर यहाँ पे इसका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और बाकी फिर सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, तो बाकी इसमें ये जो गैमिट्स हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो गए, गैमिट्स हो गए। अब गैमिट्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फ्यूज हो रहे हैं, तो फ्यूज होकर के यहाँ पे इस तरह से वो क्या बना लेंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी। ठीक है, प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या है, यहाँ पे जो प्लाज्मा है वो फ्यूज हो रहा है। सेकेंड स्टेप, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगेमी। अब यहाँ पे ये जो दो न्यूक्लियस है वो क्या करेंगे, आपस में फ्यूज होंगे और इस तरह से एक बड़ा न्यूक्लियाई बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, कैरियोगेमी। तो यहाँ पे जो दो न्यूक्लियस हैं वो आपस में मिल रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। अब इसमें क्या होगा, लेट मी जस्ट इरेज दिस। अब इसमें होगा क्या, मियोसिस। अब यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस। अब मियोसिस हम सबको पता है, मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। ठीक है, मतलब कि अगर कोई सेल जो है 2n है, डिप्लॉइड है, ठीक है, टोटल जेनेटिक मटेरियल को अगर हम काम करें तो उसको हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड कहते हैं। ठीक है, अगर अगर यहीं पर उसका हाफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो तो उसको हम क्या कहते हैं, हैप्लॉइड कहते हैं। तो जब भी मियोसिस होता है तो यहाँ पे चार तरह के यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, सेल प्रोड्यूस होते हैं, और सब क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। तो जो भी ये जो ऊ स्पोर, एस्को स्पोर एंड बेसिडियो स्पोर्स हैं, तो ये तीनों के तीनों क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पर ये जो स्टेप है कि पहले प्लाज्मोगेमी हो रहा है, फिर कैरियोगेमी हो रहा है, फिर उसके बाद मियोसिस, फिर उसके बाद आपको हैप्लॉइड स्पोर्स मिल रहे हैं, तो ये आपको स्टेप याद रखने होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। When a fungus reproduce sexually, two haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो टू हैप्लॉइड, यहाँ पे क्या है, एन नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, मतलब कि जितना जेनेटिक मटेरियल होता है, टोटल टोटल जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड कहते हैं इस केस में। ठीक है, इस केस में हम डिप्लॉइड कह रहे हैं, तो डिप्लॉइड को हम इस तरह से 2n से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अब इसी का, अगर ये टोटल है, अब इसको मैं क्या कर दूं, हाफ कर दूं, आधा कर दूं, तो उसको हम क्या कहेंगे, हैप्लॉइड कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, हैप्लॉइड कहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, n। ठीक है, तो इसी तरह जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, इस तरह के हैप्लॉइड हाइफी जो है आपस में एक दूसरे के क्या आते हैं, पास आते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये क्या करते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आपस में आकर के क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और ये जो फ्यूजन है उसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे, प्लाज्मा, सॉरी प्लाज्मोगेमी कह रहे थे। क्या कह रहे थे, प्लाज्मोगेमी कह रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। In some fungi, the fusion of two haploid cells immediately results in a diploid cell that is 2n। अब यहाँ पे ये n है, ये n है। अब आप मुझे बताइए, n प्लस n इज इक्वल टू क्या होगा, 2n ही तो होगा, है कि नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे फंजाई में क्या होता है, ये जैसे ही प्लाज्मोगैमी होता है वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाता है, कैरियोगैमी हो जाता है।
वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाता है, कैरियोगैमी हो जाता है, और फिर क्या हो जाता है, डिप्लॉइड हाइफी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट। However, in other fungi जैसे कि एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज and intervening dikaryotic stage, that is n plus n, that is 2 nuclei per cell occurs, such a condition is called a dikaryon. ठीक है, and the phase is called dikaryophase of fungus. तो यहाँ पे important क्या है, let me just, this is the important, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज. अब ये जो एस्कोमाइसिटीज है एंड बेसिडियोमाइसिटीज है, इसमें क्या हो रहा है, तो ये जो एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, तो उसमें जैसे पहले ये जो प्लाज्मोगेमी हुआ उसके जस्ट बाद कैरियोगेमी नहीं होगा, ठीक है, वहां पे कौन सा स्टेज आएगा, डाई कैरियोफेज स्टेज आएगा. अब इस डाई कैरियोफेज स्टेज में क्या होगा कि ये जो प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद यहाँ पे कैरियोगेमी नहीं होगी. ठीक है, तो कैरियोगेमी नहीं होगी तो उसका न्यूक्लियस जो है इस तरह से अलग अलग इस सेल में रखा होगा. ठीक है, जिसको हम n+n कहेंगे, और क्या कहेंगे, डाई कैरियन कहेंगे. ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको हम क्या कह रहे हैं, डाइकैरियन कह रहे हैं, और ये जो फेज है, ये जो स्थिति है, इसको हम क्या कह रहे हैं, डाइकैरियोफेज कह रहे हैं. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. लेटर, बाद में, द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉयड. अब यहाँ पे क्या होगा, कैरियोगैमी होगा. डाइकैरियोफेज के बाद यहाँ पे क्या होगा, कैरियोगैमी. अब कैरियोगैमी होगा तो ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और क्या बनाएंगे, 2n, क्योंकि n+n यहाँ पे क्या हो रहा है, 2n. ठीक है, the fungi form fruiting bodies in which reduction division occurs, leading to the formation of haploid spores. So let me just erase this first, then I will explain. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, 2n सेल हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे हाइफी में क्या क्या प्रेजेंट है, डिप्लॉइड सेल प्रेजेंट है. अब ये जो सेल्स हैं वो मिल करके क्या बनाएंगी, फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगी. क्या बनाएंगी, फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगी. ठीक है, अब फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी में क्या होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. अब ये जो फ्रूटिंग बॉडी है, ये जो फ्रूटिंग बॉडी है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन होगा. रिडक्शन डिवीजन या फिर मियोसिस. ठीक है, अब हमेशा ये रिडक्शन डिवीजन और मियोसिस में क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ. जैसे सेल डिवीजन की आप बात करते हैं तो वहां पे एक माइटोसिस प्रोसेस होता है और एक मियोसिस प्रोसेस होता है. ठीक है, अब माइटोसिस में अगर ये सेल क्या है, 2n, तो ये आपस में जब ये डिवाइड होगा, ठीक है, विभाजन होगा, तो यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट होंगी वो भी 2n होंगी, और ये भी सेल क्या होंगी, 2n प्रेजेंट होंगी. ठीक है, मियोसिस की अगर मैं बात करूं तो सेल यहाँ पे क्या है, डिप्लॉइड है, 2n है, तो यहाँ पे ये इस तरह से कितने, चार, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 4 सेल्स, और सारे के सारे यहाँ पे हैप्लॉइड होंगे. चारों के चारों यहाँ पे क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे. तो इसीलिए ये जो मियोसिस है इसको हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं. रिडक्शन डिवीजन मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल हाफ हो गया, वहां पे रिड्यूस हो गया. ठीक है, इसीलिए हम रिडक्शन डिवीजन मियोसिस को कहते हैं. तो यहाँ पर ये जो फ्रूटिंग बॉडी बना, तो ये जो फ्रूटिंग बॉडी है उसमें अब क्या होगा, मियोसिस होगा या फिर रिडक्शन डिवीजन होगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या होंगे, स्पोर्स प्रेजेंट प्रोड्यूस होंगे. स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, वो क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे. इसी को यहाँ पे बोला जा रहा है, द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी in which reduction division occurs, leading to the formation of haploid spores. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे haploid spores इस तरह से फॉर्म हो जाएंगे. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. The morphology of the mycelium, mode of spores formation and fruiting bodies, some of the basis for the division of the kingdom into various classes. ठीक है, तो हमने किंगडम फंजाई को वेरियस क्लासेस में डिवाइड किया है. तो किसके बेसिस पर किया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मोर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, कि माइसीलियम जो है सिनोसिटिक है या सेप्टेड है. मोड ऑफ स्पोर्स, किस तरह के उसमें एसेक्सुअल स्पोर्स और सेक्सुअल स्पोर्स बन रहे हैं. एंड दी फ्रूटिंग बॉडीज, किस तरह का फ्रूटिंग बॉडी वहां पर बन रहा है. ठीक है, तो इन सब के बेसिस पर हमने किंगडम फंजाई को वेरियस क्लासेस में डिवाइड किया है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो पहला है यहाँ पे फाइकोमाइसिट्स.
फाइकोमाइसिटीज, मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटाट, ठीक है, ये कहाँ रहते हैं, पानी में, एंड यहाँ पे डिकेइंग फूड, सॉरी डिकेइंग वुड, तो जो लकड़ी जो सड़ी गली हुई जो लकड़ियां आप देखते हैं वहां पर भी ये फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस में भी आपको देखने को मिलेंगे, और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट का मतलब क्या है? ऑब्लिगेट का मीनिंग मैंने आपको समझाया था कि ऑब्लिगेट का मतलब है कि कोई चीज अगर चाहिए, मतलब चाहिए, अगर वो नहीं होगी तो जो ऑर्गेनिज्म है वो भी जिंदा नहीं होगा, ठीक है। तो फाइकोमाइसिटीज में ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट है, तो अगर ये जो फाइकोमाइसिटीज के जो मेंबर है उनको अगर ये प्लांट नहीं मिला, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लांट अगर नहीं मिला, तो वो क्या हो जाएंगे, वो रहेंगे ही नहीं, वो मर जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फाइकोमाइसिटीज के कुछ मेंबर ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं प्लांट्स पर। दी माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक, ठीक है, तो माइसीलियम यहाँ पे क्या है, इस तरह से एसेप्टेड है, मुझे यहाँ पे बनाना चाहिए, ठीक है। माइसीलियम यहाँ पे एसेप्टेड है, कोई भी क्रॉस वॉल नहीं है, और सिनोसिटिक, सिनोसिटिक मतलब कि मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जू स्पोर्स, ठीक है, जू स्पोर्स अगर आपको जू वर्ड कहीं पे आपको देखने को मिलता है तो वो क्या होता है, मोटाइल होता है, मोटाइल मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला, मूव करने वाला, और बाय ए प्लानोस्पोर्स दैट इज नॉन मोटाइल। तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह के जू स्पोर्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख लिए, जू स्पोर्स मोटाइल, ए प्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल, मतलब कि ये एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं, लेकिन ए प्लानोस्पोर्स वाले नॉन मोटाइल होते हैं तो वो एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकते, ठीक है। These spores are endogenously produced in sporangium, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है स्पोर्स आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। अब एंडोजिनसली का मतलब आपको मैंने बताया है कि जो भी फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है, ये क्या है, स्पोरेंजियम है, तो इसी स्पोरेंजियम के अंदर ये क्या होंगे, ये सारे स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, अब चाहे वो जू स्पोर हो या ए प्लानो स्पोर, ठीक है। नेक्स्ट, अ zygospore is formed by fusion of two gametes। अब यहाँ पे क्या आ गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, जाइगोस्पोर is formed by fusion of two gametes। These gametes are similar in morphology, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, आइसोगेमस, और dissimilar एनाइसोगेमस और oogamous। चलिए, अब यहाँ पे अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे जाइगोस्पोर्स के द्वारा हो रही है, किसके द्वारा, जाइगोस्पोर। आपको यहाँ पे जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जू स्पोर है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोस्पोर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जू स्पोर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट ही पार्टिसिपेट करता है, यहाँ पे क्या होंगे, एक ही पेरेंट प्रेजेंट होगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा हमको दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, ठीक है, और वहां पे क्या होते हैं, गैमिट्स बनते हैं, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या होंगे, सेक्स ऑर्गन्स होंगे, और सेक्स ऑर्गन्स में यहाँ पे क्या बनेंगे, गैमिट्स बनेंगे, क्या बनेंगे, गैमिट्स बनेंगे, और यहाँ पे एक क्या होगा, मेल गैमिट होगा, और एक क्या होगा, एक मेल गैमिट होगा और एक फीमेल गैमिट होगा, ठीक है। अब ये दोनों आपस में फ्यूज करके यहाँ पे क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, यहाँ पे क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये प्रोसेस क्या होती है, फॉलो होती है आप कह लो किंगडम में या हर स्पीशीज में, ओके। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होता है और उसी के बॉडी से ही जो स्पोर्स हैं या जो भी फ्रेगमेंटेशन हो रही है तो वो एक ही पेरेंट से होगी, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जाइगोस्पोर आ जाएगा, जो कि बनता है फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे दो गैमिट होगा, यहाँ पे फ्यूजन ऑफ टू गैमिट होगा, तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे जाइगोट कहेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर दो गैमिट के फ्यूज होकर के बना रहे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, जाइगो, फंजाई में हम उसी को क्या कह रहे हैं, जाइगोस्पोर, ठीक है। अब ये जो गैमिट्स हैं, कौन, ये जो गैमिट्स हैं इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के गैमिट्स होते हैं। तो पहले है आइसोगेमस, आइसो का मतलब क्या होता है, बराबर, ठीक है, गैमस का मतलब गैमिट, ठीक है।
अब ये जो गैमेट्स है वो क्या होंगे, सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, मतलब ये एक गैमेट इतना इस तरह से है तो दूसरा गैमेट भी इसी तरह से ही होगा। शेप, साइज, कलर, हर चीज में ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आइसोगेमस, सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। ठीक है। दूसरे तरह का गैमेट होता है एनाइसोगेमस एंड oogamous। तो यहाँ पे क्या होगा, डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। ठीक है। एनाइसोगेमस एंड oogamous में एक गैमेट जो है इतना छोटा होगा, तो एक गैमेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, एनाइसोगेमस या oogamous, डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर म्यूकर, राइजोपस द ब्रेड मोल्ड mentioned earlier, and Elbugo, the parasitic fungi on mustard. चलिए, अब यहाँ पे तीन तरह के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। फर्स्ट है म्यूकर। म्यूकर किसमें आता है, फाइकोमाइसिटीज। राइजोपस, राइजोपस का एक और नाम क्या है यहाँ पे, कॉमन नेम, ब्रेड मोल्ड। कई बार ये पूछा गया है कि राइजोपस को और क्या कहते हैं। ठीक है। एल्बुगो, एल्बुगो क्या है, फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है, और यहाँ पे पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। तो मस्टर्ड जो प्लांट है उसमें पैरासिटिक फंजाई की तरह एल्बुगो होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो पैराग्राफ से हट करके मैं जो लिख करके आती हूँ रे डायग्राम के रूप में या अलग अलग पॉइंट्स के रूप में, तो आपको इनको कहीं पर छोटे छोटे लिख लेना है। ठीक है, नोट्स बना लेना है, ताकि अगर आप कभी भी पढ़ो तो आपको क्या हो, यहाँ पे इजी हो। ठीक है, रिवीजन करने में इजी हो। तो इतना तो हमने रिप्रोडक्शन वाला पार्ट तो हमने देख लिया, एग्जाम्पल भी देख लिए। अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पे थे। फाइकोमाइसिटीज का हैबिटेट क्या है, एक्वेटिक है, डिकेइंग वुड में रहता है, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में। ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और माइसीलियम यहाँ पे क्या है, एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। तो ये क्या हो गया, फाइकोमाइसिटीज के बारे में हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एस्कोमाइसिटीज, कॉमनली नोन एज सेक फंजाई। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसको सेक फंजाई ही क्यों बोला जा रहा है। The Ascomycetes are mostly multicellular, example Penicillium, और rarely unicellular, example Yeast Saccharomyces। ठीक है, तो ये जो Saccharomyces cerevisiae जो है, ईस्ट का क्या होता है, बायोलॉजिकल नेम होता है, साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एस्कोमाइसिटीज है वो जनरली क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। मल्टी सेल्यूलर यानी इनकी अगर बॉडी देखें तो आपको बहुत सारे सेल से बनी हुई देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहाँ पे है पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे हमको एंटीबॉडी भी मिलती है। ठीक है, पेनिसिलिन नाम की एंटीबॉडी मिलती है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट में भी ये लिखा हुआ है, दैट सोर्स ऑफ एंटीबॉडी इज पेनिसिलियम। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है यूनिसेल्युलर ईस्ट का, और जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ओके, दे आर सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस ग्रोइंग ऑन डंग। तो यहाँ पर सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक मतलब डेड, जो भी डेड ऑर्गेनिज्म है, डेड ऑर्गेनिक मैटर है, तो वहां पर से वो अपना न्यूट्रिशन या फूड लेंगे। ठीक है, डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोज करते हैं किसी भी लिटर को। पैरासिटिक होते हैं। और कॉप्रोफिलस, कॉप्रोफिलस यानी ग्रोइंग ऑन डंग। तो जो भी डंक जो होते हैं, ठीक है, जैसे काउ डंक की अगर आप बात करें, एनिमल्स का जो एक्सक्रीटा है, तो वहां पर भी वो क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉप्रोफिलस। इसीलिए हम ये जो फंजाई है उसको क्या कहते हैं, कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। और कॉस्मोपॉलिटन कौन होता है, किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया भी आपको हर जगह मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पे किंगडम फंजाई एंड किंगडम मोनेरा क्या होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। चलिए, माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। तो इनका जो माइसीलियम है वो क्या है, यहाँ पे ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। माइसीलियम की अगर मैं बात करूं, माइसीलियम यहाँ पे कैसा है, इस तरह से ब्रांच्ड, या फिर आप क्या कह सकते हैं, सेप्टेड। ठीक है, चलिए, द asexual spores are conidia produced exogenously on this special mycelium called conidiophores। ठीक है, conidia on germination produce mycelium। अब यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं, तो एसेक्सुअल स्पोर्स में हमने तीन तरह के पढ़े थे, जिसमें से एक क्या था, कोनिडिया।
ठीक है, कोनिडिया हो गया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड ज़ूइस्म। तो यहाँ पर एस्कोमाइसिटीज में आपको कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं? एक स्पेशल माइसीलियम होता है जिसको क्या कहते हैं? कोनिडियोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोनिडियोफोर। और ये जो कोनिडियोफोर होता है उसमें कोनिडिया प्रोड्यूस होता है एक्सोजिनसली। तो मान लो ये क्या है? ये इस तरह से क्या है? कोनिडियोफोर है। तो एक्सोजिनसली का मतलब है ये जो कोनिडिया है, ये जो एसेक्सुअल स्पोर है, ये इस तरह से उसमें क्या होंगे? लगे हुए होंगे। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है प्रोड्यूस एक्सोजिनसली। चलिए, सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स which are produced endogenously in sac like, which is asci singular, ascus. These asci are arranged in different type of fruiting bodies called ascocarps. अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो सेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पे क्या है? एस्कोस्पोर्स। ठीक है, अब इसमें हमने 3 तरह के सेक्सुअल स्पोर्स पढ़े थे, एस्कोस्पोर्स, जाइगोस्पोर्स एंड एक क्या था? oospores। ठीक है, तो एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर्स आपको सेक्सुअल स्पोर देखने को मिलेंगे। अब ये प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं? एस्कोकार्प्स। ठीक है, एस्कोकार्प्स यहाँ पे क्या है? फ्रूटिंग बॉडी है। और हमने पिछले ही स्लाइड में देखा है कि फ्रूटिंग बॉडी कैसे बनती है। दो हाइफा जो है, दो गैमेट जो है फ्यूज होते हैं, फिर उसके बाद उसमें प्लाज्मोगैमी होती है, कैरियोगैमी होती है। कैरियोगैमी के बाद उसमें वो क्या बनता है? फ्रूटिंग बॉडी बनता है। अब यहाँ पे ये जो फ्रूटिंग बॉडी है उसको एस्कोमाइसिटीज में हम क्या कहते हैं? एस्कोकार्प्स कहते हैं। अब ये जो एस्कोकार्प्स है इसमें बहुत सारे क्या होंगे? एस्काई होंगे। ठीक है, सिंगुलर एस्कस। अगर ये अकेला हो इस तरह से सैक लाइक स्ट्रक्चर तो हम अकेले को क्या कहेंगे? एस्कस। और अगर यहाँ पे बंच हो, बहुत सारा हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? एस्काई कहेंगे। ठीक है, और ये सारे के सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर होंगे। और अब इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा। इसमें यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन डिवीजन होगा। और रिडक्शन डिवीजन होगा तो यहाँ पे एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे। और वो कैसे होंगे? एंडोजिनसली। एंडोजिनसली माने ये स्पोर्स क्या होंगे? इस तरह से अंदर में प्रेजेंट होंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे? एंडोजिनसली प्रोडक्शन ऑफ एस्कोस्पोर्स और सेक्सुअल स्पोर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम एग्जांपल्स आर एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। Neurospora is used extensively in biochemical and genetic work. Many members like morels and truffles are edible and are considered delicacy. ठीक है, तो यहाँ पे जो मोरल्स एंड ट्रफल्स है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो एग्जाम्पल्स को तो आपको सबको बहुत अच्छे से याद रखने ही हैं क्योंकि वो हमेशा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जो एस्परजिलस है वो फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में सिट्रिक एसिड एंड ग्लूकोनिक एसिड प्रोड्यूस करने के काम आता है। ये चीज आप कहाँ पर पढ़ेंगे? क्लास 12th के माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला जो चैप्टर है, तो वहां पर आपको ये एस्परजिलस आपको फिर से एक बार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एस्परजिलस यहाँ पे सिट्रिक एसिड एंड ग्लूकोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। क्लेविसेप्स को हम एर्गोट फंगस भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। न्यूरोस्पोरा की अगर हम बात करें तो ये बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के लिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मोरल्स और ट्रफल्स दोनों के दोनों क्या होते हैं? एडिबल होते हैं। ठीक है, चलिए बेसिडियोमाइसिटीज। Commonly known forms of Basidiomycetes are mushrooms, bracket fungi और puff balls। ठीक है, तो ये जो बेसिडियोमाइसिटीज है उसको हम क्या क्या कहेंगे? मशरूम्स कहेंगे, ब्रैकेट फंजाई कहेंगे और पफ बॉल्स कहेंगे। तो ये तीनों के तीनों आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, they grow in soil, on logs and tree stumps and in living plant bodies as parasite, for example rust and smoot। तो वो सॉइल पे भी रहते हैं, लॉग्स में भी रहते हैं, ट्री स्टम्प्स जो गिरे हुए रहते हैं उसमें भी बेसिडियोमाइसिटीज आपको देखने को मिलेंगे। लिविंग प्लांट्स बॉडीज में एज अ पैरासाइट आपको देखने को मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मट्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे यूस्टिलेगो है जो कि स्मट फंगस है और पक्सीनिया क्या है? यहाँ पे रस्ट फंगस है। तो ये हमेशा कंफ्यूज करता है आपको एग्जाम में ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। यूस्टिलेगो एस है, ठीक है, तो स्मट फंगस। और पक्सीनिया जो रेस्ट जो बचा वो क्या है? रस्ट फंगस। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यूस्टिलेगो स्मट फंगस था या रस्ट फंगस था। और ये यूजुअली आपको मैच द कॉलम्स में देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। तो माइसीलियम यहाँ पे क्या हो गया, ब्रांच्ड होगा और सेप्टेड होगा इस तरह से, ठीक है। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। तो एसेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। आपको बेसिडियोमाइसीटीज में एसेक्सुअल स्पोर्स देखने को ही नहीं मिलेंगे। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन क्या है, जनरली इसमें देखने को मिलते हैं। द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट है, सेक्सुअल ऑर्गन्स एब्सेंट है, और वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे यूजुअली देखने को मिलते हैं। बट plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different strains or genotypes. The resultant structure is dikaryotic, which ultimately give rise to the basidium. अब यहाँ पे क्या होता है, देखो, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, ठीक है। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा एक प्रोसेस होता है, ठीक है। जिसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होता है, और ये जो प्लाज्मोगेमी है उसमें जो वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स जो होते हैं, ठीक है। तो आपको किसी भी बॉडी में दो तरह के सेल्स मिलते हैं, एक सोमेटिक सेल्स, ठीक है, और एक जर्म सेल्स। लेट मी जस्ट इरेज दिस, जर्म सेल्स, ठीक है। तो ये जो जर्म सेल्स हैं वो सेक्स ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये जर्म सेल्स क्या बनाते हैं, गैमिट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फीमेल गैमिट एंड मेल गैमिट, ठीक है। लेकिन सोमेटिक सेल्स चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सबकी बॉडी में क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो वहां पे जो जर्म सेल्स हैं, जर्म सेल्स होते हैं, गैमिट होता है, फिर गैमिट एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, फिर कोई सेक्सुअल स्पोर्स बनाएंगे। सेक्सुअल स्पोर्स बना करके वहां पर क्या होगा, फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, फ्रूटिंग बॉडी में मियोसिस होगा, फिर उसके बाद क्या बनेंगे, सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, तो जैम सेल्स भी एब्सेंट होंगे और गैमिट भी एब्सेंट होंगे। लेकिन यहाँ पे एक तरह का आपको देखने को मिलता है कि प्लाज्मोगैमी फिर भी हो रही है, और वो प्लाज्मोगैमी कहाँ पर हो रही है, ये जो वेजिटेटिव सेल और सोमेटिक सेल है, ये आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। दो तरह के वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल आपस में मिल करके प्लाज्मोगैमी हो रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे डाइकैरियोटिक स्टेज होगी। डाइकैरियोटिक स्टेज का मतलब यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। इसको हम और क्या बोलते हैं, डाइकैरियन कहते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगी, कैरियोगैमी होगी, ठीक है। तो ये जो डाइकैरियोटिक स्टेज है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगी, कैरियोगैमी होगी। तो ये n+n है, तो वो क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। अब यहाँ से ये क्या बनेगा, यहाँ पर बेसिडियम या बेसिडिया, ठीक है। बेसिडिया में बेसिडिया बनेगा, फिर जो कि कहाँ पे होगा, फ्लोटिंग बॉडी में होगा। या आप ये कह सकते हैं कि ये जो बेसिडियम और बेसिडिया, बहुत सारे बेसिडियम और बेसिडिया मिल करके क्या बनाते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बेसिडियो कार्प्स, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज में वहां पे फ्रूटिंग बॉडी थी, तो उसको हम क्या कह रहे थे, एस्कोकार्प्स कह रहे थे। तो अब ये जो फ्रूटिंग बॉडी है, ये जो बेसिडियो स्कार्प है, जिसमें ये बेसिडियम या बेसिडिया है, तो उसमें कैरियोगेमी के बाद क्या होगा, मियोसिस होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, जिससे आपको 4 बेसिडियो स्पोर्स देखने को मिलेंगे एक्सोजिनसली, मतलब आउटसाइड दी बेसिडियो कार्प, इस तरह। तो कितने सेल्स आपको यहाँ पर, कितने स्पोर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, 4, 1 2 3 4, और ये कैसे होंगे, एक्सोजिनसली होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने यहाँ तक पढ़ा था, कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम, प्रोड्यूस 4 बेसिडियो स्पोर्स। The basidio spores are exogenously produced on basidium, प्लूरल बेसिडिया। एक को हम क्या कहेंगे, बेसिडियम, और बहुत सारे होंगे तो बेसिडियम। The basidia are arranged in fruiting bodies called basidiocarps, हमने अभी देखा। Some common members are agaricus mushroom, Eustilago smut and Puccinia rust fungus, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स हमने देख चुके हैं, agaricus mushroom, Eustilago smut fungus and Puccinia rust fungus। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Deuteromycetes, commonly known as imperfect fungi, because only the sexual or vegetative phase are these fungi are known, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं,
इम्परफेक्ट इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल स्टेज क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं क्योंकि सेक्सुअल स्टेज क्या होती है, एब्सेंट होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। When the sexual forms of these fungi are discovered, they are moved into classes they rightly belong to. तो जैसे ही इनके सेक्सुअल फॉर्म को खोजेंगे हम, ठीक है, डिस्कवर कर लेंगे, तब इसको हम ये सच में जिस क्लास से बिलोंग करते हैं हम उनको वहां पर क्लासिफाई कर देंगे। It is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name and placed under Deuteromycetes, and the sexual stage another and placed under another class. Later, when the linkages were established, the fungi were correctly identified and moved out of the Deuteromycetes. ठीक है, तो जैसे ही इनका सेक्सुअल स्टेज जो है फाइंड कर लेंगे, डिस्कवर कर लेंगे, तो उनको उनके जो जिस ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं हम उनको वहीं पर क्या कर देंगे, क्लासिफाई कर देंगे, और हम क्या कर देंगे, मूव्ड आउट ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज से इनको हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। Once perfect sexual stage of members of Deuteromycetes are discovered, they were often moved to Ascomycetes and Basidiomycetes. तो जैसे ही इनका परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज हम डिस्कवर कर लेंगे तो हम इनको मूव कर देंगे यहाँ कहाँ कहाँ पर, या तो एस्कोमाइसिटीज में या तो फिर बेसिडियोमाइसिटीज में। तो ये एक बड़ा ही कॉमन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि इम्परफेक्ट फंजाई का अगर हम सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर कर लें तो उनको हम कौन से ग्रुप में हम मूव करेंगे। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज दोनों में कर सकते हैं। The Deuteromycetes reproduce only by asexual spores known as conidia. तो ये जो ड्यूटेरोमाइसिटीज हैं इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल स्पोर होता है जिसका नाम क्या है यहाँ पर, कोनिडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द माइसीलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच। तो यहाँ पर भी जो माइसीलियम है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या है, सेप्टेड एंड ब्रांच्ड है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस तरह से सेप्टेड माइसीलियम देखने को मिलेंगे। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट। तो यहाँ पे कुछ मेंबर्स क्या हैं, सेप्रोफाइट हैं या पैरासाइट हैं, और लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ जो है सेप्रोफाइट्स हैं, पैरासाइट्स हैं, लेकिन बहुत सारे जो ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं वो क्या है, डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर हैं। तो जो भी लिटर होता है, जो कचरा होता है, उसको वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, सम एग्जांपल्स आर अल्टरनेरिया, कोलेक्टोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। तो दीज आर दी एग्जांपल, और इसमें वेजिटेटिव फेज भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, लेकिन सेक्सुअल स्टेज क्या होता है, एब्सेंट होता है। सो दिस इज अबाउट दी ड्यूटेरोमाइसिटीज। आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन, सिनोसिटिक माइसीलियम इज यूनिन्यूक्लिएटेड सेप्टेड, मल्टीन्यूक्लिएटेड सेप्टेड, मल्टीन्यूक्लिएटेड एसेप्टेड, बोथ बी एंड सी। तो सिनोसिटिक माइसीलियम कैसा होता है, इस तरह से फ्यूज साइटोप्लाज्म होता है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियस होता है। अब बहुत सारे न्यूक्लियस है, इसका मतलब ये क्या हो गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड, और यहाँ पे सेप्टा तो प्रेजेंट है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, एसेप्टेड। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। और इसी तरह का दूसरा क्या होता है, सेप्टेड माइसीलियम। तो वो क्या होगा, इस तरह से इसमें क्रॉस वॉल या सेप्टा प्रेजेंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एसेप्टेड, और ये क्या है, सेप्टेड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज ग्लूकोज, पेक्टिन, काइटिन, डेक्स्ट्रिन। वेरी इजी, काइटिन इज द आंसर, एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कई बार पूछा गया है ये। क्वेश्चन नंबर 3, फंजाई शो asexual reproduction by all of the following kinds of spores except। तो इसमें जो तीन ऑप्शंस है, ठीक है, वो यहाँ पे asexual स्पोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, और एक जो है वो अलग है, तो हमको वो जो अलग है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि कौन सा एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं है। फर्स्ट कोनिडिया, तो कोनिडिया तो यहाँ पे क्या है, एसेक्सुअल स्पोर्स होता है। ओ स्पोर्स, तो इसके बारे में हम सोचेंगे। स्पेरेंजो स्पोर्स, ये भी क्या होता है, एसेक्सुअल स्पोर्स है। जू स्पोर्स, ये भी क्या है, एसेक्सुअल स्पोर्स।
और ये जो ओ स्पोर है ये क्या होता है, सेक्सुअल स्पोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हमें ऑड वन फाइंड करना है, तो ये बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई अकर्स बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यहाँ पे हमको जो सेक्सुअल स्पोर्स है उनमें से ऑड फाइंड करना है कि कौन सा नहीं है। ओ स्पोर्स, तो ये तो हमने अभी देखा कि सेक्सुअल स्पोर्स है, ठीक है। एस्को स्पोर्स, इट्स एस्को स्पोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो एस्को स्पोर है ये भी क्या होता है, सेक्सुअल स्पोर होता है। जू स्पोर्स, और ऑप्शन डी क्या है, बेसिडियो स्पोर। तो बेसिडियो स्पोर भी क्या होता है, सेक्सुअल स्पोर होता है। और ये जो जू स्पोर है, तो जू स्पोर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, ए सेक्सुअल स्पोर होता है, ठीक है। और अगर सेक्सुअल स्पोर का एक और एग्जाम्पल क्या है, जाइगो स्पोर, क्या होता है, जाइगो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, given in the representation of sexual life cycle of members of classes Ascomycetes and Basidiomycetes. Select the correct option for A, B and C. तो हमको यहाँ पे जो A, B and C दिया गया है उसको पहचानना है कि क्या हो। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है हेप्लोफेज माइसीलियम, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हेप्लोफेज ऑफ माइसीलियम होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, डाई कैरियोफेज ऑफ माइसीलियम, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह से बनाती हूँ, तो ये भी हेप्लॉइड है, ये भी हेप्लॉइड है। फिर यहाँ पे डाइकैरियोफेज ऑफ माइसीलियम। अब डाइकैरियोफेज क्या होता है ये हमें पता है। डाइकैरियोफेज में इस तरह से क्या होते हैं, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, डिप्लोफेज माइसीलियम, ठीक है। तो डिप्लोफेज माइसीलियम का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों न्यूक्लियस जो है आपस में फ्यूज हो गए, तो ये क्या हो गया 2n, और ये क्या कौन सा है, n+n। अब यहाँ पे फिर से ये कौन सा माइसीलियम बन रहा है, n वाला। तो हमें पता है कि आपस में यहाँ पर क्या हुआ होगा, प्लाज्मोगेमी। फिर उसके बाद ये जो बी वाला प्रोसेस है यहाँ पे क्या हुआ होगा, कैरियोगेमी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 2n से ये फिर से n हो रहा है, तो 2n से n कौन सा प्रोसेस में होता है, रिडक्शन डिवीजन, या फिर आप कह लो मियोसिस, ठीक है। तो ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लाज्मोगेमी। तो ऑप्शन ए तो कट, और ऑप्शन डी कट। अब बी और सी में हम देखते हैं, बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरियोगेमी। तो बी यहाँ पे कैरियोगेमी इसमें है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे कट हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ऑप्शन ये वाला सी वाला जो कॉलम है उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, और चेक कर भी लिए तो उसमें क्या लिखा है, म्यूस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। तो आपको इनकरेक्ट जो गलत है वो वाला मैच आपको सिलेक्ट करना है। मोरल्स एंड ट्रफल्स फाइकोमाइसिटीज। तो मोरल्स एंड ट्रफल्स किसके मेंबर्स हैं, एस्कोमाइसिटीज के। किसके मेंबर्स हैं, एस्कोमाइसिटीज। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया, मिसमैच हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो आपको एग्जाम में अगर इतना कॉन्फिडेंस हो कि ऑप्शन ए जो आप देख रहे हैं वो गलत है, ठीक है, गलत है इन द सेंस जो ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, तो आपको उसको टिक करके आगे बढ़ना है, अगर आपको 100% कॉन्फिडेंस है तो, ठीक है। अगर नहीं है तब आपको फिर बी सी डी अदर ऑप्शन चेक करने हैं, ठीक है। अगर आपको कंफर्म है तो आगे बढ़ जाएंगे, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, अपना टाइम बचा पाएंगे। चलिए, लेकिन हम तो एग्जाम में नहीं है, तो हम सारे ऑप्शंस क्या करेंगे, चेक करेंगे। बी, पफ बॉल्स एंड मशरूम्स। तो पफ बॉल्स एंड मशरूम किस में आते हैं, बेसिडियो माइसिटीज में। इसको हम और क्या कहते हैं, ब्रैकेट फंजाई कहते हैं। ऑप्शन सी, ब्रेड मोल्ड एंड म्यूकर। तो ब्रेड मोल्ड एंड म्यूकर फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं। क्लेविसेप्स न्यूरोस्पोरा एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं, और साथ ही मोरल्स एंड ट्रफल्स भी एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following groups does not belong to this same class? ऑप्शन ए, रस्ट, स्मट, मशरूम एंड ब्रैकेट फंजाई। तो ब्रैकेट फंजाई बेसिडियोमाइसिटीज हैं। अब आपको बताना है कि बेसिडियोमाइसिटीज में रस्ट, स्मट और मशरूम आते थे क्या, यस, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, ये करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे डज नॉट बिलोंग लिखा हुआ है। क्वेश्चन बी हम पढ़ते हैं, क्लेविसेप्स न्यूरोस्पोरा एस्परजिलस मोरल्स ट्रफल्स एंड पफ बॉल्स।
तो यहाँ पे जो क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा हमने यहाँ पे देखा एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो पफ बॉल्स लिखा है, पफ बॉल्स कौन है? बेसिडोमाइसिटीज होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग हैं वो एक ही क्लास से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से हमने नॉट बिलोंग टू लिखा हुआ है, तो हम हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर बी, ठीक है? ऑप्शन सी को अगर हम देखें, ब्रेड मोल्ड, म्यूकर एंड एल्बुगो, तो ये सारे के सारे कहाँ फाइकोमाइसिटीज में से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन तो बाकी ऑप्शन ए सी डी क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे, और ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। हम कल के लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम वायरसेस, प्लांट किंगडम, प्लेंटी और एनिमेलिया, ठीक है, ये सारे किंगडम्स को हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे अच्छे से और बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। तब तक बने रहिए गेट साइंस अल्लाह यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आगे जितने भी न्यू वीडियोस आएंगे वो मिलते रहें। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से या कॉन्सेप्ट से कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तब तक देखते रहिए गेट साइंस अल्लाह यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।